जय हिंद दोस्तों आरएएस मेंस 2018 का रिजल्ट आ गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी कमियां रही हैं जिसकी वजह से हम आरएएस मेंस का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, या ऐसे कौन से सुधार हो सकते हैं जिन पर अगर हम ध्यान दे सकें तो वहां पर हम फ़ायदा ले पाएंगे अगली वाली भर्ती का। और ये आप तय मान के चलिए कि आरएएस 2018 मेंस का रिजल्ट आने के बाद में इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बन गई है कि आरएएस 2020 और 21 की भर्ती बहुत जल्दी आ जाए। तो दोस्तों आपको बिल्कुल तैयार रहना। ये वीडियो नए अभ्यर्थियों के लिए भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि वो पुराने अभ्यर्थी जिन्होंने मेंस में गलतियाँ की हैं वो इन गलतियों को नहीं करें, इन गलतियों को दोहराए नहीं, ताकि एक अच्छा प्रॉफिट उनको अगले वैकेंसी में हो सके। दोस्तों हर बार आप देखते होंगे कि 300 से 350 के आसपास कट ऑफ रहती है। तो सबसे पहले हमें रणनीति इस तरह बनानी चाहिए कि हमें 800 में से कम 400 मार्क्स मिले ही मिले। अब कुछ नए अभ्यर्थी सोच सकते हैं कि यार 400 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि 800 में से 400 मार्क्स लाना 50% हो गया तो हम आसानी से लेके आ सकते हैं। हमने तो 90% भी लेके आए हैं कॉलेज में, स्कूल्स में। दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं। 400 मार्क्स लाना आरएएस एग्जाम में या सिविल सर्विसेज एग्जाम में इतना आसान नहीं है। जब आप बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं तब आपको 50% मार्क्स मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ रणनीति की आवश्यकता होती है। रणनीति कैसी कि यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, एक 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों जो 2 मार्क का क्वेश्चन होता है वहाँ यदि आप बिल्कुल सही लिख देते हैं तो आपको 2 में से 2 मिलने की संभावना होती है, 2 आउट ऑफ 2 मिलने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। वहीं अगर आप 5 मार्क के क्वेश्चन में एक बहुत अच्छा आंसर लिख देते हैं तो 3.5 या फिर 4 मार्क्स आप 5 मार्क्स में से गेन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप 10 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वहां पर कितना भी अच्छा आंसर आप लिख देंगे तो भी आपको 5 या 6 आपको मिलेंगे। उसकी बात आप छोड़ दी, जिनके किसी के आपको 7 या 8 देखने को मिल सकते हैं, वो जितने भी सिलेक्ट होते हैं ना आरएएस में फाइनल लिस्ट में, उसमें से 1 या 2 के ही रहते हैं सिर्फ। तो अगर 10 में से अच्छे आंसर लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे या 6 मार्क्स मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से रणनीति आपकी ये होनी चाहिए कि 2 मार्क्स एंड 5 मार्क के क्वेश्चन आपको अच्छे से अच्छे अटेम्प्ट करें। साथ में हिंदी और इंग्लिश की जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है उसमें बिल्कुल मैथ्स के अकॉर्डिंग नंबर मिलते हैं। यदि आपके बिल्कुल अच्छे हैं तो वहाँ पर आप अच्छे से गेन कर सकते हो। तो 70 नंबर का हिंदी और इंग्लिश का ग्रामर वाला पोर्शन आता है, तो 70s में से आप 65-70 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। तो ये कट ऑफ के अनुसार कुछ रणनीति बनाने की आवश्यकता होती है कि आपको 400 मार्क्स लेके आने हैं। जब 800 में से 400 मार्क्स लेके आने हैं तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए पर पेपर के हिसाब से, पर सब्जेक्ट के हिसाब से। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपको जितने सारे पेपर्स हैं उसमें से एटलीस्ट 100 नंबर तो आपको लेके आने ही हैं, जिससे आपको अच्छी रैंक आ सके और फाइनली आपको 400 नंबर ऐड हो जाए। तो कोशिश ऐसी करनी है कि प्रत्येक पेपर में आपको 100 मार्क्स लेके आना है। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स, ऐसा नहीं होना चाहिए यदि आपसे कोई पूछे कि आपके कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है तो आप कहें कि ये वाला सब्जेक्ट अच्छा है, ये वाला सब्जेक्ट मेरा खराब है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लें कि वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा गेन कर पाएँ मार्क्स। और जो दूसरा सब्जेक्ट आपका वीक है उसको आपको इतना तो कर लेना है कि वहाँ पे आपको एवरेज मार्क्स आ ही जाएं, कि ताकि आप कंपटीशन में बने रहें उस सब्जेक्ट में दूसरे अभ्यर्थियों के साथ में। जैसे आपका कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, मान लो हिस्ट्री आपका बहुत अच्छा है, 65 से 70 मार्क्स का आता है, तो वहाँ पर आपको 45-40 के आसपास गेन करना चाहिए। जबकि मान लो आपका इकोनॉमिक्स आपका वीक सब्जेक्ट है तो वहाँ पर आपको 65 या 70 में एटलीस्ट 25 या 30 तो आपके आने ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है, एवरेज तो आपके मार्क्स आने ही चाहिए। तो इस तरह की रणनीति आप प्रत्येक पेपर में बना सकते हो ताकि आपके टोटल मिलाकर 400 नंबर हो जाएं। दोस्तों अगली बात कर लेते हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्री और मेंस का एग्जाम को एक जैसा समझ लेते हैं, प्री की तैयारी को ही मेंस में अप्लाई करने लगते हैं। दोस्तों प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर आते हैं आपके सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन। सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अटेम्प्ट करने का तरीका अलग होता है। दोस्तों प्री में सारे फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर यदि आप आरएएस मेंस की बात करें तो यहाँ पर जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो हो सकता है फैक्चुअल आ जाए, 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल भी होता है, एनालिसिस बेस्ड भी होता है, और जो 10 मार्क का क्वेश्चन होता है वो एनालिसिस अप्रोच वाला ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपकी प्री की अप्रोच सिर्फ थोड़ी सी काम आ पाती है, तो प्री की अप्रोच को यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई नहीं करें।
दोस्तों प्री में आप कुछ सब्जेक्ट छोड़ सकते हो, लेकिन मेंस में सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, 5 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, 10 मार्क का क्वेश्चन आ रहा है, तो 2 मार्क के क्वेश्चन में 0.5 तो आपको एटलीस्ट मिलना चाहिए, 5 मार्क के क्वेश्चन में आपको 1.5 तो आपको मिलना चाहिए, 10 मार्क के क्वेश्चन में 2.5 तो आपको मिलना चाहिए। इतना तो आपके पास कंटेंट हर टॉपिक का होना ही चाहिए। दोस्तों अगली बात कर लेते हैं अपन कंटेंट कवरेज की। दोस्तों क्या होता है कि अपन को कोई क्वेश्चन पूछा है तो वहाँ पर अपन को कंटेंट कवर करना ही होता है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पता ही होना चाहिए। अब इसमें यदि आपको कंटेंट बहुत अच्छा ज़्यादा पता है किसी भी क्वेश्चन का, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी पूछा गया है सिर्फ वही लिखना है। ऐसा नहीं हर कुछ ही लिख के आ जाए। जितना पूछा गया है उतना लिखना है, जो पूछा गया है उतना लिखना है, वही लिखना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ भी लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन की जितनी भी डायमेंशंस हैं वो सारी कवर होनी चाहिए। यदि आप कोई ऐसे आता है तो ऐसे में सारी डायमेंशंस के हिसाब से आपको क्वेश्चन कवर करना है। यदि कोई एनालिसिस बेस्ड अप्रोच है, क्वेश्चन आ जाता है कि भारत चीन संबंधों का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था के जो प्रत्येक क्षेत्र हैं, चाहे उद्योग हो, चाहे कृषि हो, चाहे FDI हो, तो इन सब पे आपको एनालिसिस करना है हर एक फील्ड का कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों अब जो सबसे बड़ी गलती जो अभ्यर्थी करते हैं जिनका क्वालिफाई मेंस नहीं होता है, वो इस वजह से होता है कि उनके पास कंटेंट रहता है, वो पढ़ते भी अच्छे हैं, लेकिन टाइम का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों यदि आप 200 मार्क्स का जो पेपर आता है 180 मिनट में आपको लिखना होता है, यदि उसका एनालिसिस करेंगे, आप थोड़ा सिंपल मैथ्स लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि 2 मार्क का क्वेश्चन जो है वो आपको करना होता है 1 मिनट एंड 48 सेकेंड में। 5 मार्क का क्वेश्चन आपको करना होता है 4 मिनट्स एंड 30 सेकेंड में। और जो 10 मार्क का क्वेश्चन होता है उसको करने के लिए आपके पास होती हैं सिर्फ एंड सिर्फ 9 मिनट्स। तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना है कि हर पेपर के हिसाब से आपको एनालिसिस करना है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 4th पेपर होता है वहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स आपको कंपेरेटिवली 3 पेपर से ज़्यादा लिखने होते हैं। इस वजह से वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसके साथ ही मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और जब आप पेपर लिखना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपकी स्पीड होती है बहुत ज़्यादा कम, और आप बहुत अच्छा लिखने की कोशिश करते हैं, अच्छी हैंड राइटिंग में लिखने की कोशिश करते हैं। इस वजह से आपको क्या होता है, बाद में टाइम का प्रॉब्लम हो जाता है और वहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस आपको छूट जाते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं टाइम का प्रॉपर मैनेजमेंट करना है और आपकी स्पीड एक जैसी रखनी है और कुछ ऐसी कोशिश करनी है कि आपको जो पूरा पेपर है वो टाइम से पहले ही 10 मिनट पहले ही आपका वो खत्म हो जाए। दोस्तों जो सबसे बड़ी गलती अभ्यर्थी करते हैं, एस्पायरेंट्स करते हैं, वो ये है कि वो गलत फैक्ट्स लिख देते हैं। आपको भी पता है दोस्तों, यदि आप कॉपी आपने देखी होगी तो सबसे पहले 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, फिर 5 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर वो 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि फैक्चुअल डेटा पूछा जाता है तो आपको भी पता है कि 2 मार्क के क्वेश्चन और 5 मार्क के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो अगर आप गलत फैक्ट्स लिखते हैं तो एक एग्जामिनर के दिमाग में एक अलग आपकी इमेज बन जाती है कि यार ये गलत लिख रहा है। तो आपको जो 10 मार्क के क्वेश्चन है या 5 मार्क के क्वेश्चन जो एनालिसिस अप्रोच वाले हैं, वहाँ पर आपको डेफिनेटली उसके नंबर कम मिलेंगे। इस वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ कि 2 मार्क एंड 5 मार्क के क्वेश्चन यदि आपका फैक्चुअल डेटा आपका सही लिख रहे हो वहाँ पर, तो आपको ओवरऑल उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो गलत फैक्ट्स नहीं लिखने हैं। अगर नहीं पता है तो आप छोड़ सकते हैं उस क्वेश्चन को, लेकिन बिल्कुल भी ब्लफ नहीं करें, बिल्कुल भी गलत नहीं लिखें। अब दोस्तों कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पूरे मेंस की तैयारी के दौरान एक भी पेपर नहीं लिखा है। तो दोस्तों मॉक टेस्ट का इस परीक्षा में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों इस परीक्षा में 3 पेपर जो हैं, GS1, GS2, GS3 और GS4 तो आपको पता है लैंग्वेज पेपर है। तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ 3 पेपर्स की। तो 3 पेपर्स में क्या होता है दोस्तों, कम से कम 25% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए होते हैं। अगर आपने 50 पेपर मॉक टेस्ट की तैयारी की है, मॉक पेपर्स की तैयारी की है, तो वो जो नए क्वेश्चंस 25% जो 150 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उनको डील करना आपके लिए आसान हो जाता है। और जो दोस्तों यदि अगर आप मॉक टेस्ट की तैयारी कर लेते हैं तो वहाँ पर एटलीस्ट 25% तो आप गेन कर सकते हैं। जैसे 10 मार्क का क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल नया है तो कम से कम इतनी तैयारी आपकी मॉक टेस्ट से हो जाती है कि आप उसमें 2.5 मार्क लेके आ जाएं। तो यदि आप दोस्तों यदि 600 का
25% लगाएंगे तो 150 हो जाएगा 150। तो 150 में यदि आप 150 का आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो कम से कम 25% आप गेन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से 37.5 कहने का मतलब यह 37 से 40 नंबर आप एक्स्ट्रा लेके आ सकते हैं सिर्फ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से। तो जितने अभ्यर्थी सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनसे आप अगर पूछेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी एक गलती ये रही होगी कि उन्होंने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया होगा। तो ऐसा आपको अगली बार नहीं करना है, अभी से ही प्रैक्टिस करनी है, अभी से ही तैयारी करनी है। तो दोस्तों जितने भी सारे पार्ट्स हैं वो एक आंसर राइटिंग के पार्ट्स हैं। तो मैं आंसर राइटिंग के लिए आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आंसर राइटिंग तो आपको करनी ही करनी है, क्योंकि आंसर राइटिंग का हेल्प क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाता है आपका जो नए क्वेश्चंस होते हैं उनको डील करने का आपका तरीका आ जाता है, प्लस आपकी कुछ प्रेजेंटेशन बढ़िया हो जाती है। साथ में ऐसी कुछ गलतियाँ होती है जो मानवीय भूलें रहती हैं अपनी, कि अपन को किस तरह से कोई फॉर्मेटिंग करनी है, किस तरह से उसको आंसर लिखना है, वो आप पहले ही उनसे रूबरू हो जाते हैं, पहले ही परिचित हो जाते हैं। इस वजह से आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर वो गलतियों का सामना नहीं करना पड़ता है। कि बहुत सारे एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देते हैं। प्रेजेंटेशन यदि आपका सही हो जाता है तो 600 मार्क क्वेश्चन में से आप कम से कम 30 से 40 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं अच्छे प्रेजेंटेशन के तौर पे। अच्छा प्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे आप बुलेट्स पॉइंट्स में लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, आपकी फॉर्मेटिंग सही है नहीं है, आपका स्ट्रक्चर सही है या नहीं है, या फिर आप एक जो अप्रोच क्वेश्चन की होनी चाहिए उसके अनुसार लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। जैसे किसी क्वेश्चन में आपके 3 पार्ट्स पूछे हुए हैं तो आपको क्रमबद्ध तरीके से लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं, या फिर आपको कोई डायग्राम बनाने के लिए पूछा है, आप डायग्राम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेटिंग पे डिपेंड करता है, उसकी वजह से आपको 30 से 40 नंबर का फायदा हो सकता है, जो बहुत सारे एस्पायरेंट्स इस पर ध्यान नहीं देते। अब दोस्तों बात कर लेते हैं डायग्राम्स की। दोस्तों आपको पता होगा कि ज्योग्राफी में आप मैप्स के अकॉर्डिंग नक्शा बनाकर किसी चीज़ को अच्छी तरह बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। साइंस में इतना ज़्यादा पोर्शन करीब 70 मार्क्स की साइंस आती है, तो वहाँ पर क्वेश्चंस में डायग्राम बनाकर आप समझा सकते हैं। इकोनॉमिक्स हो गया, वहाँ पर आप इकोनॉमिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, या फिर पॉलिटी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, वहाँ पर आप फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा सकते हैं। जहाँ पर डिफरेंस पूछा गया है किसी क्वेश्चन में तो वहाँ पर आप टेबल के माध्यम से समझा सकते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में भी कुछ एंशिएंट हिस्ट्री में भी कुछ ऐसे होते हैं, जैसे स्तूप के बारे में पूछ लिया, कल्चर से कोई क्वेश्चंस आ गए तो वहाँ पर कुछ आप ड्रॉ कर सकते हैं, स्तूप वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी स्कोप है वहाँ पर आप थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाकर कुछ अच्छे मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि डायग्राम और फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि 30 से 40 नंबर आप लेके आ सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हैंड राइटिंग की, लिखावट की। तो कुछ ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जिनकी हैंड राइटिंग समझ नहीं आ पाती है। तो मैं फिर से वही बात आपको दोहराना चाहूँगा कि ये एग्जामिनेशन कराने वाली बॉडी है, इसको वही एस्पायरेंट चाहिए जो उनके लिए अनुकूल हो। कम से कम आपकी हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए जो एग्जामिनर उसको समझ पाए। एक अच्छी हैंड राइटिंग होना कोई ज़रूरी नहीं है, हैंड राइटिंग कोई काम की नहीं है अगर आपके कंटेंट में कोई दम नहीं है, कंटेंट आपने गलत लिखा हुआ है। और एक कंटेंट यदि आपकी हैंड राइटिंग एवरेज भी है और कंटेंट आपका सॉलिड है तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। हैंड राइटिंग कम से कम ऐसी होनी चाहिए कि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आपने क्या लिखा हुआ है। और थोड़ी सी यदि हैंड राइटिंग आपकी ख़राब है तो मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा कि जो आप फ्लो चार्ट्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, मैप्स हो गए, उसके अनुसार समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वहाँ पर नंबर लाना आसान होता है और वहाँ पर हैंड राइटिंग की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो मुझे लगता है कि 4th पेपर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं 3 पेपर्स की वजह से। लेकिन यदि आप वहाँ पर आप ज़्यादा अच्छी तरीके से फोकस करेंगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कम मेहनत में वहाँ पर आप 100 से 120 130 तक लेके आ सकते हैं मार्क्स, जबकि उतनी मेहनत में यहाँ पर आपको 70 से 80 या 90 मार्क्स मिल पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि कौन सा पोर्सन स्कोरिंग है, कौन सा नहीं है। तो दोस्तों अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होती है, ताकि आपको पता चल सके कि किसी भी पेपर को कैसे डील करना है, किसी सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, किस पेपर में कैसे मार्क्स लेके आने हैं, कितने मार्क्स कहाँ से लेके आने हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी मार्क्स कैसे लेके आने हैं, क्या क्या तैयारियाँ की जानी चाहिए, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, आंसर राइटिंग कैसे करें, कैसे फॉर्मेटिंग करें, कैसे स्ट्रक्चर बनाएं, कैसे मैप्स बनाएं, कैसे ड्रॉ करना है उनको, किस तरह से आपको
सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। साथ में इस पूरे प्रोसेस के लिए मैं एक से एक सारी वीडियो लेके आने वाला हूँ। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।